आखिर ये कौन था मुगलों से कोहिनूर हीरा लूटने वाला नादिर शाह? इसकी आखिर क्या कहानी थी? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो यह 18वीं सदी के लगभग मध्य की बात है, जब माउंट काप की चोटियों के नीचे उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। और जब इतिहासकार इसे अपने समय की सबसे बड़ी सेना कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसे केवल एशिया या फिर मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेना कह रहे हैं, बल्कि वे इसकी तुलना उस समय की यूरोप की सबसे बड़ी सेनाओं से भी करते हैं। थोड़ी ही समय में पश्चिम में ऑटोमन साम्राज्य में इराक और सीरिया से लेकर पूर्व में दिल्ली तक बहुत से युद्धों में सफलता हासिल करने वाली ये सेना अपने कमांडर नादिर शाह की जीवन भर की रणनीति और कड़ी मेहनत का नतीजा थी। साल 1743 तक नादिर शाह और उसकी सेना की कार्रवाइयों की एक झलक इतिहासकार माइकल एक्सोर्डी की इन कुछ पंक्तियों में देखी जा सकती है। और आप देखिए, नादिर शाह ने ईरान को अफगान के कब्जे से आजाद कराया, ऑटोमन तुर्कों को ईरानी क्षेत्र से बेदखल किया, योजनाएं बनाकर रूसियों से अपने क्षेत्रों को खाली कराया, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों पर हमला किया और उसे हराया और खुद को ईरान का बादशाह बनाया। अफगानों पर उनके क्षेत्रों में घुसकर हमला किया, उन क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा किया, फिर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। मध्य एशिया में दाखिल होकर तुर्कमान और उज्बेक्स को काबू में कर के दोबारा पश्चिम का रुख किया और ऑटोमन के खिलाफ सफल युद्ध लड़ा। मुगल साम्राज्य की कमजोरी। तो इतिहासकार माइकल एक्सर्डी लिखते हैं कि नादिर शाह की सेना के सैन्य कौशल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे चलकर उनके दो कप्तानों ने दो अलग अलग राज्यों अफगानिस्तान और जॉर्जिया की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि अगर नादिर शाह ना होते तो शायद ईरान भी नहीं होता और वो अफगानों और रूसियों और तुर्कों में विभाजित हो जाता। जब नादिर शाह ने ईरानी सल्तनत की सत्ता संभाली तो ये विभाजन काफी हद तक हो चुका था। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भी मुगल साम्राज्य की कमजोरी के प्रति सचेत कर दिया। और एक्सॉर्डी का तो मानना है कि नादिर शाह ना होता तो ब्रिटिश युग देर से और अलग ढंग से शुरू होता और शायद कभी ना भी होता है। नादिर शाह का जन्म किसी शाही या नवाबी परिवार में नहीं हुआ था। ईरानी साम्राज्य की राजधानी से दूर एक सीमावर्ती क्षेत्र में जन्मे इस योद्धा को तो जो थोड़े बहुत विशेष अधिकार अपने पिता की वजह से मिले थे और मिल सकते थे, उनके पिता की जल्दी मृत्यु के कारण इसकी संभावना भी समाप्त हो चुकी थी। और इसके बावजूद जीवन जीने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने के बेचने से जीवन की शुरुआत करने के लिए लगभग 30 वर्षों में वह खुद अपनी खड़ी की हुई दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना के कमांडर बन चुके थे। लेकिन इस योद्धा की कहानी में भी अधिकांश कहानियों की तरह बुलंदियों के बाद जवाल पतन आया। नादिर शाह अपने बेटों के लिए एक मजबूत राज्य और अपनी सेना छोड़कर नहीं जा सका और इतिहासकारों का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो उसका शक्तिशाली परिवार न केवल ईरान की सीमाओं को मजबूत करता बल्कि ऐसे बदलाव लेकर आता जैसे यूरोपीय राज्यों में एक दूसरे से मुकाबला और आधुनिक सेना रखने की जरूरतों ने उसी दौर में संभव बनाई थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह भी कहा जा सकता है कि अफगानों के हाथों हार के बाद दोबारा उठता हुआ ईरान अपेक्षाकृत कमजोर मुगल और ऑटोमन साम्राज्य से पैदा हुई खाई को भरता और एक ऐसे परिवार के नेतृत्व में जो शिया सुन्नी के विभाजन को मिटाना चाहता था, वह यूरोप से मुकाबले में इस्लामी दुनिया के पतन को रोक सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नादिर शाह की कहानी का अंतर इसे एक त्रासदी बना देता है और जिसे आज युद्ध की सफलताओं से ज्यादा नादिर शाह की अत्याचार और क्रूरता और अंतिम दिनों की मानसिक असंतुलन की वजह से याद किया जाता है। खतरनाक सीमा क्षेत्र में जन्म। माइकल एक्सॉर्डी ने अपनी किताब ईरान एम्पायर ऑफ द माइंड और दी स्पॉर्ड ऑफ पार्सिया में नादिर शाह के जीवन के उतार चढ़ाव को विस्तार से लिखा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नादिर शाह की जन्मतिथि और शुरुआती जीवन का विवरण स्पष्ट नहीं है और उन पर और शोध करने की जरूरत है। नादिर शाह का जन्म ईरानी साम्राज्य के पूर्वी प्रांत खुरासान के उत्तरी भाग में एक खतरनाक इलाके में हुआ था। उनके जन्म की तारीख के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन एक्सॉर्डी के अनुसार यह तारीख 6 अगस्त 1698 थी। उनका जन्म स्थान दर्रा गाज के क्षेत्र में अल्लाहू अकबर पर्वत पर दस्तगढ़ नामक गांव में हुआ था।
और उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उन्होंने जल्द ही फारसी भी सीख ली थी और यह क्षेत्र खुरासान की राजधानी मशहद के उत्तर में था। उनके पिता तुर्कमान के अफसर कबीले में एक चरवाहा थे और जिनका संबंध निम्न वर्ग लेकिन सम्मान से देखे जाने वाले वर्ग से था। शायद वह गांव के मुखिया भी थे। नादिर शाह का अतीत। नादिर शाह ने इस अतीत को हमेशा अपने सामने रखा और बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने बचपन के बारे में कोई शानदार कहानी गढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर आप उनके शाही इतिहासकार के काम को देखें तो इस तरह की बातें पढ़ने को मिलेंगी कि तलवार की अपनी ताकत होती है। इसका संबंध इस बात से नहीं है कि जिस लोहे से वो बनी है वह किस खान से निकाला गया है। और नादिर शाह की कहानी पर आगे बढ़ने से पहले तलवार के बारे में ही एक दिलचस्प घटना के बारे में पढ़ें। जब नादिर शाह की सेना दिल्ली में भारतीयों से धन इकट्ठा कर रही थी, नादिर शाह ने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शहंशाह औरंगजेब की परपोती और मोहम्मद शाह की भतीजी से कर दी थी। दोनों परिवारों ने नवविवाहितों को महंगे तोहफे दिए। यमुना के तट पर खूब आतिशबाजी की गई। परंपरा के अनुसार मुगल अधिकारी दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता कराते थे और जब नादिर शाह के बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताओ कि वह नादिर शाह का बेटा है जो तलवार इब्रे तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। जन्म के समय उनका नाम नादिर कली रखा गया था, जिसका अर्थ है शान वाले का गुलाम। बरसों बाद जब चरवाहे सरदार इमाम कली का पुत्र वासा बना तो उनका नाम नादिर शाह हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत में खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश चरवाहे ईरानी साम्राज्य की आबादी का 1/3 हिस्सा थे, जो लगभग 30 लाख बनती है और सांस्कृतिक रूप से वह फारसी संस्कृति को अपना चुके थे। लेकिन उनकी पहचान अमीर तैमूर और चंगेज खान से जुड़ी तुर्की मंगोल परंपराएं थीं। वे अपने आप को उस क्षेत्र में बसे उन लोगों से बेहतर मानते थे जो उनके घुड़सवार पूर्वजों के अधीन थे। नादिर शाह दोहरी संस्कृति में पले बड़े और ईरानी साम्राज्य का तुर्की भाषा बोलने वाला नागरिक, जिसके व्यक्तित्व का एक पहलू वो फारसी संस्कृति भी थी और जिसे इस्तांबुल से समरकंद और दिल्ली तक अपनाया जा चुका था। और 10 साल की उम्र में वह एक अच्छे घुड़सवार और शिकारी के रूप में जाने जाते थे और जो तीरंदाजी और भाला फेंकने में भी माहिर थे। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार गरीबी में डूब गया। माइकल सॉर्डी लिखते हैं कि जिस समाज में पुरुष के बिना महिला बहुत कमजोर हो जाती है, वहां उनकी मां ने एक गरीब विधवा होते हुए हार नहीं मानी। इतिहासकारों का कहना है कि शायद अपनी मां को इतनी मेहनत करते देखने से ही उनमें महिलाओं के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हुई, जिसे बाद में उन्होंने कई बार अभियानों के दौरान भी साबित किया। और आप देखिए कठिनाइयों के इन दिनों को वह कभी नहीं भूले, ना ही वह उन दिनों के साथियों को भूले, खासकर अपनी मां और भाई इब्राहिम को। उन्होंने ऐसे दिन भी बिताए जब वे जंगल से लकड़ी चुनकर ऊंटों और खच्चरों पर शहर ले जाकर बेचते थे और यही उनकी आय का स्रोत था। एक्सॉर्डी का कहना है कि बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपने एक लकड़ी काटने वाले साथी को पुरस्कृत करते हुए उससे कहा कि घमंडी मत हो जाना, इस खच्चर को और लकड़ी चुनने को याद रखना। और उनके पिता की मृत्यु से पहले अगर उनका बचपन खुशी खुशी और अन्य बच्चों पर रौब जमाते हुए बीता था, तो उनके पिता की मृत्यु के बाद गरीबी के कारण वो अपने साथियों से कट गए थे, जैसे कि वह अब उनके बराबर न रहे हों। इतिहासकार लिखते हैं कि बादशाह बनने के बाद भी अपने आसपास के माहौल में भव्य दरबार और कुलीनों में फिट ना होने की भावना जीवन भर उनके साथ रही और टाइटैनिक डूबने के 110 साल के बाद भी कायम है कि ये 4 रहस्य। नादिर शाह का ईरान में सैन्य क्रांति की ओर पहला कदम। 15 साल की उम्र में वह एक स्थानीय सरदार और एवियार्ड शहर के गवर्नर बाबा अली बेग की सेवा में शामिल हो गए और खुरासान के अफसरों में टाटा बाबा अली बेग एक महत्वपूर्ण सरदार। ये टाइटैनिक डूबने के 1 साल बाद रहस्य की बातें हो रही हैं, ये हेडिंग कभी बात करेंगे इस पर हम लोग जरूर, ठीक है। उन्होंने बाबा अली बेग की सेवा में एक तमंची के रूप में शुरुआत की और समय के साथ साथ उनका दाहिना हाथ बन गया। इन नादिर शाह की बात हो रही है। यह वह समय था जब ईरानी साम्राज्य के इस सुदूर इलाके में भी बारूदी हथियार पहुंच चुके थे और नादिर ने उस समय के आधुनिक युद्ध विधियों के आधार पर अपने करियर की नींव रख दी थी। आने वाले महीनों और वर्षों में नादिर शाह ने ईरान की सैन्य क्षमताओं में क्रांति ला दी। साल 1714-15 में एक तुर्क कबीला खुरासान की उत्तरी सीमा को पार करके इस राज्य में दाखिल हो गया। लड़ाई हुई, बाबा अली की सेना का पलड़ा भारी रहा, सैकड़ों हमलावर कैदी बन गए। नादिर ने निश्चित तौर पर अहम भूमिका निभाई होगी और इसलिए बाबा अली ने इस कामयाबी की सूचना साम्राज्य की राजधानी इस्फहान जाकर ईरान के सब विद बादशाह सुल्तान हुसैन तक पहुंचाने के लिए नादिर शाह को चुना।
वासा के सामने पेश होने के सम्मान के साथ नादिर शाह को दरबार में 100 तमन भी इनाम में मिले और यह इस्फहान की उनकी पहली यात्रा थी जहां वह एक बिल्कुल ही नई दुनिया से परिचित हुए। एक इतिहासकार के संदर्भ के अनुसार नादिर के साथ कुछ दरबारी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया था और जब वर्षों बाद वह बादशाह बना तो उसने अपने दरबारियों के मनोरंजन के लिए इस घटना को एक थिएटर ड्रामे के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। नादिर शाह के शाही वैभव को देखने का यह अनुभव अच्छा नहीं रहा, वह कभी भी इस चीज को पसंद नहीं कर सके। यह घटना उनके आसपास के माहौल में मिस फिट होने का एक और उदाहरण है और दरबारी इस कबायली की क्षमताओं को पहचान नहीं सके। और आप देखिए, हालांकि उस समय शायद किसी ने कल्पना की भी नहीं की होगी कि उनका सभविद साम्राज्य तेजी से आगे अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था और उनके आप देखिए सामने मौजूद कबायली नादिर शाह पहले उनके साम्राज्य का आखिरी सहारा और फिर जल्द ही उनके बादशाह के तौर पर सामने आने वाला था। सफविद साम्राज्य का अंत और ईरान पर अफगानों का कब्जा। ईरान के 200 साल पुराने सफविद साम्राज्य को पूर्व से गलजई अफगानों ने चुनौती दी। बात यहां तक पहुंच गई कि सफविद वंश का बादशाह इस्फहान ने हथियार डालने के लिए 23 अक्टूबर सन 1722 को अफगानियों से मांगे हुए घोड़े पर सवार होकर अफगान महमूद गलजई के खेमे तंबू पर तक पहुंचा और उस समय तक नादिर शाह ने मसहद के निकट कलात को अपना गढ़ बना लिया था। साल 1382 में यह शहर अमीर तैमूर का गढ़ हुआ करता था। इस कब्जे ने क्षेत्र के अन्य सरदारों पर नादिर की स्थिति को मजबूत कर दिया था और साल 1725-26 में अब पूर्व सफविद साम्राज्य के निर्वाचित स्वयंभू बादशाह तहमास्प कली खान ईरानी साम्राज्य के शतरंज की बिसात पर एक छोटा सा मोहरा थे। इस्फहान के अफगानों के हाथों में जाने के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी बादशाहत की घोषणा कर दी, लेकिन तब तक सैकड़ों साल पुराने इस साम्राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों पर रूस और ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो चुका था। ईरानी क्षेत्र पर कब्जा करने की होड़ में इन दोनों महान साम्राज्यों के बीच युद्ध का खतरा भी पैदा हो चुका था। ऑटोमन के दुश्मन इस अफरा तफरी में नादिर शाह का दबदबा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने तहमास्प से दोस्ती का संदेश स्वीकार कर लिया और 19 सितंबर 1726 को नादिर शाह ने अपनी अधीनता की घोषणा के साथ एक भव्य समारोह में तहमास्प का स्वागत किया। यह वह दिन था जब नादिर शाह एक क्षेत्रीय व्यक्ति से एक राष्ट्रीय स्तर के सरदार बन चुके थे। नादिर शाह ने जल्द ही एक युद्ध में तहमास्प के एक बड़े प्रतिद्वंदी को हराकर अपना कद और बढ़ा लिया। अब वह ईरानी साम्राज्य के निर्वासित बादशाह के कमांडर इन चीफ थे। नादिर शाह को तहमास्प कली खान तहमास्प का गुलाम की उपाधि दी गई। वासा का नाम मिलना बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। नादिर शाह ने उसी साल पतझड़ के मौसम में वासा को मसहद का पवित्र शहर भी जीत कर दिया और तहमास्प की ताकत बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान रूसियों ने भी अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए। रूसी ऑटोमन की तरफ से ईरानी साम्राज्य पर कार्रवाई करने से खुश नहीं थे। उन्होंने शाह तहमास्प और नादिर शाह के राज्य को वापस लेने के प्रयासों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा की। वो उन दोनों को ऑटोमन के दुश्मन के रूप में देख रहे थे। इमाम राजा के मजार पर नादिर शाह की भिखारियों से बातचीत। नादिर शाह मसहद पर कब्जा पूरा होते ही इमाम राजा के मजार पर हाजिरी देने के लिए गए और जमीन चूमकर अपनी सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बाद में उन्होंने उसके गुंबद की सजावट में भी इजाफा किया और एक नई मीनार का निर्माण भी कराया जो आज भी कायम है। भक्ति की इस अभिव्यक्ति से नादिर शाह के सैन्य और धार्मिक तलके के हल्के जरूर खुश हुए होंगे। उस समय नादिर शाह का एक किस्सा भी मशहूर हुआ था। उन्होंने मजार के बाहर अंधे होने का नाटक करने वाले एक भिखारी से पूछा कि वह अपनी आंखों के ठीक होने के लिए कब से मजार पर दुआ मांग रहा था और उसने कहा कि 2 साल से। नादिर शाह ने उससे कहा कि अगर 2 साल तक दुआ मांगने के बाद भी इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इसका ईमान विश्वास बहुत कमजोर है। नादिर शाह ने भिखारी से कहा कि अगर उनके मजार से बाहर आने तक उसकी आंखें ठीक नहीं हुई तो वह समझेंगे कि उसका ईमान ठीक नहीं था और वो उसका सिर काट देंगे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब नादिर शाह थोड़ी देर बाद वापस आए तो उस फकीर से आगे बढ़कर कहा चमत्कार हो गया, आंखें ठीक हो गई। नादिर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि विश्वास से ही सब कुछ होता है। वह वहां से चले गए। इतिहासकार लिखते हैं कि साल 1726 के अंत तक कुछ ही हफ्तों के भीतर नादिर शाह एक सामान्य कबायली सरदार से उठकर सफविद साम्राज्य की बहाली के लिए एक चमकती उम्मीद बन गए थे। शाह
तहमास्पी की हार। साल 1726 में मसहद की विजय के बाद नादिर और नादिर शाह तहमास्प के बीच दूरियां पैदा होना अब देखते हैं कि क्या होनी शुरू हो गई थी। दरबारियों ने तहमास्प के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फरवरी 1727 में वे चुपचाप मसहद छोड़कर चले गए और एक कुर्द शहर पहुंचकर नादिर शाह को गद्दार घोषित कर दिया और पूरे राज्य में नादिर शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सैन्य मदद मांगी। नादिर शाह ने भी, आप देखते हैं कि क्या, नादिर शाह ने भी बिना समय बर्बाद किए मसहद में तहमास्प और उसके मंत्रियों की सारी संपत्तियां जब्त कर ली और अपने भाई इब्राहिम खान को इंचार्ज बनाकर कुर्द शहर खूभूषण में पहुंचकर उनका घेराव कर लिया। संक्षेप में ये कि तहमास्प ने हार को देखते हुए समझौते का फैसला किया और 21 मार्च को नवरोज के दिन जबरदस्त उत्सव और जश्न के बीच वापस मसहद आ गए। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान नादिर शाह ने एक कुर्द सरदार की बेटी से शादी भी की। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि ना तो तहमास्प का हार स्वीकार करना ना ही नादिर की शादी उनके मतभेदों को समाप्त कर सकी। नादिर का कहना था कि सफविद साम्राज्य की राजधानी इस्फहान की ओर बढ़ने से पहले हेरात के अब्दाली अफगानों से निपटना जरूरी है, जबकि तहमास्प सफविद राजवंश की बादशाहत को बहाल करने के लिए उत्सुक थे। यह आखिरी बार नहीं था जब एक पूर्व साम्राज्य का तो उत्तराधिकारी और भविष्य का यह बादशाह आमने सामने आए। 23 अक्टूबर 1727 को तहमास्प को एक बार फिर नादिर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके थे। एक अभियान के दौरान शाह तहमास्प रात में हाथ धोने के बहाने तंबू से निकले और भागने की असफल कोशिश की। वे तंबू से लगभग 1 मील दूर ही गए कि नादिर शाह उन तक पहुंच गए और उसने अपना गला काटने की कोशिश की, लेकिन नादिर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका खंजर छीन लिया। इस घटना के बाद तहमास्प ने नादिर शाह से अलग होने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। नादिर शाह की सेना असली हथियारों से अभ्यास करती थी। यूनानी व्यापारी का आंखों देखा हाल। नादिर शाह ने आखिर इतनी शक्तिशाली सेना का निर्माण कैसे किया? साल 1729 में नादिर शाह ने मार्च में नवरोज के अवसर पर हेरात पर हमला करने का अंतिम निर्णय लिया। यह एक महत्वपूर्ण अभियान था और जिसमें उनकी छोटी सी सेना का सामना उनके अब तक के सबसे शक्तिशाली दुश्मन से होना था। लेकिन उससे पहले नवरोज का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, जैसा उन्होंने बाद में भी हमेशा किया। उन्होंने अपने अधिकारियों की अच्छी तरह देखभाल की, वो घोड़ों और हथियारों सहित बहुमूल्य उपहार बांटे और इसके अलावा इस युद्ध की तैयारी के लिए नादिर शाह ने बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू कराए और जिसका एक यूनानी व्यापारी ने इतिहास के लिए आंखों देखा हाल बताया। अभ्यास में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 100 या फिर 150 सैनिकों का कमांडर नियुक्त किया जाता था, भले ही वह कोई साधारण सैनिक ही क्यों ना हो। इतिहासकारों का कहना है कि वह अच्छे अधिकारियों का चयन सुनिश्चित करते थे और पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होती थी। वह लिखते हैं कि अभ्यास में सैनिक एक दूसरे पर अलग अलग पोजीशन से हमला करते थे, सर्कल और काउंटर सर्कल बनाते, हमला करते, बिखरते और फिर दोबारा उसी पोजीशन पर इकट्ठा होते। इन अभ्यासों में असली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई जख्मी ना हो। घोड़े पर सवार होकर विभिन्न तकनीकों का अभ्यास किया जाता था और प्रत्येक घुड़सवार अलग अलग हथियारों के साथ भी अलग अलग अभ्यास करता था। नियंत्रण और अनुशासन का यह हाल था कि बार बार अभ्यास करने के बाद युद्ध में नादिर शाह और उसके अधिकारियों के बीच ऐसा सामंजस्य होता था जैसे कि वे नादिर शाह के दिमाग से चल रहे हों। यूनानी व्यापारी ने लिखा है कि अभ्यास के दौरान नादिर शाह स्वयं हर क्रिया का हिस्सा बनते थे और युद्ध में भी उनका यही उसूल था। नादिर शाह और तहमास्प मई में हेरात पर हमले के लिए रवाना हुए। अब्दाली अफगान भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने मतभेदों को भूलकर अल्लाह यार खान के नेतृत्व में एकजुट हो गए। दोनों सेनाओं का हेरात के बाहर 50 किलोमीटर दूर आमना सामना हुआ और सफविद साम्राज्य की राजधानी इस्फहान से अफगानों की वापसी। नादिर शाह को इस युद्ध में सफलता मिली। बहुत से अफगान सरदारों ने आगे आकर अधीनता की घोषणा कर दी। तहमास्प शाह और उनके दरबारी खुश नहीं थे, लेकिन नादिर शाह ने इन सरदारों का स्वागत किया और भविष्य में अब्दाली अफगान नादिर शाह के बहुत विश्वसनीय सहयोगी और सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुए। इस अभियान ने ईरानियों में विश्वास पैदा कर दिया था कि वे अपने साम्राज्य की वापसी के लिए गलजई अफगानों का सामना करने के लिए तैयार थे और 29 सितंबर 1729 को दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और अफगान पराजित हुए। अंत में 9 दिसंबर 1729 को नादिर शाह ने इस्फहान के बाहर एक भव्य समारोह में
तहमास्प शहर का स्वागत किया। यानी नादिर शाह और तहमास्प शाह ने अफगानों से सफविद राजधानी वापस ले ली। एक्सऑर्डी लिखते हैं कि उस समय यूरोप के युद्धों की तुलना में एशिया मध्य पूर्व के युद्धों के बारे में आधिकारिक स्रोत कम हैं। नादिर शाह के अभियानों के बारे में लिखने वालों में से अधिकांश गैर सैन्य थे और उनके अनुसार एक संभावना यह थी कि नादिर शाह खुद ऐसा चाहते थे ताकि उनके युद्ध के तरीकों के बारे में सबको पता न चले। नादिर शाह की सैन्य क्रांति, उसकी कीमत। नादिर शाह के अभ्यास और बारूदी हथियारों पर निर्भरता और स्थायी आधार पर सैनिकों की भर्ती की एक कीमत थी और इसका मतलब था कि सैनिकों के अभ्यास के लिए हर समय उपलब्ध होने और विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता थी। नई तकनीक और हथियारों का फायदा उठाने के लिए उनका सेना के साथ साथ रहना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि उन्हें नया हथियार देकर घर भेज दिया जाए और वो वापस ही ना आए। उन्हें अच्छा और समय पर वेतन देना जरूरी था और ऐसे में उनके कपड़े, रहने और खाने की व्यवस्था करना भी जरूरी था। खराब होने वाली हथियारों की जगह नया हथियार उपलब्ध कराना जरूरी था। अच्छे घोड़ों की जरूरत थी जो सवार हथियारों का बोझ उठा सके और बारूदी हथियारों का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में बंदूक चियों की आवश्यकता थी। नादिर शाह की सेना हर समय बढ़ रही थी। संक्षेप में उसकी सेना विनाशकारी हद तक महंगी थी और इस सेना को बनाए रखने के लिए नादिर हमेशा आय के नए स्रोतों के बारे में सोचते रहते थे और इसके लिए उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लोगों पर भारी टैक्स और जबरन भुगतान का लगातार बोझ था। सेना में वृद्धि, अभ्यास और बारूदी हथियारों पर नई निर्भरता, खर्च में भारी वृद्धि, यह सब यूरोप में उस समय से 150 साल पहले हुए परिवर्तनों की तरह था। एक्सऑर्डी का कहना है कि यूरोप में ये सभी परिवर्तन और नई युद्ध आवश्यकताएं वहां की शासन प्रणाली में सुधार और आर्थिक संसाधनों में वृद्धि की वजह बनी। लेकिन नादिर शाह की सैन्य क्रांति इतनी देर तक नहीं रही कि यूरोप जैसे परिवर्तनों की वजह बनती। नादिर शाह उनके बेटे की सफविद शहजादियों से शादी। तो तहमास्प शाह चाहते थे कि नादिर शाह पराजित होने वाले अफगान शासक अशरफ गलजई का पीछा करें और उनसे उन शहजादियों को भी बरामद करें जिन्हें वह हार के बाद फरार होते हुए अपने साथ ले गए थे। इतिहासकारों का कहना है कि नादिर शाह ने खूब सौदेबाजी के बाद सफविद शहजादियों को बरामदगी के लिए गलजई सुल्तान अशरफ का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन बदले में उन्होंने खुरासान, करमान, कुछ अन्य क्षेत्रों के अलावा पूरे राज्य में टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार भी हासिल किया ताकि सेना के खर्च को पूरा किया जा सके। और शाह तहमास्प के साथ इस समझौते को मजबूत करने के लिए यह भी तय किया गया था कि तहमास्प की 2 बहनों से उनकी और उनके बेटे रजा कली शाह की शादी होगी। नादिर शाह की शादी उनमें से एक रजिया बेगम से हुई और इस तरह नादिर शाह ईरानी साम्राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के वास्तविक शासक बन गए थे। उनकी धन और कानूनी स्थिति की 2 जरूरतें भी पूरी हो गई। नादिर शाह हमेशा आर्थिक मामलों पर कड़ी नजर रखता था। आने वाले वर्षों में उन्होंने टैक्स के मामलों के लिए अधिकारियों, इंस्पेक्टरों और जासूसों का जाल बिछाया और सफविद साम्राज्य की व्यवस्था को और मजबूत किया। नादिर शाह की जरूरतें बहुत ज्यादा थीं और कई बार बिना किसी चेतावनी के दुगने टैक्स की मांग भी की गई और भुगतान न करने पर सख्त सजाएं भी दी गई। अपनी मांग स्वीकार किए जाने के बाद नादिर शाह 24 दिसंबर 1729 को 20 से 25 हजार सैनिकों की सेना लेकर इस्फहान से अशरफ का पीछा करने के लिए निकले। सिराज के पास उनका आमना सामना हुआ। एक बार अफगानों से पूरे जोर से हमला किया अफगानों ने, और लेकिन वे नादिर शाह की सेना के अनुशासन और बारूदी हथियारों का सामना नहीं कर सके। अशरफ वहां से फरार हो गया, लेकिन फिर एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए अपने पुराने दुश्मनों के हाथों मारा भी गया। ईरानी साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं की बहाली। नादिर की पहली प्राथमिकता ओटोमन पर हमला करके ईरान की पश्चिमी सीमाओं को बहाल करना था और इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने साल 1735 में यरवान में ओटोमन सेना को हरा दिया और उन्हें शांति समझौता करने पर मजबूर किया। एक तरह से क्या किया? मजबूर किया। आप देखेंगे मजबूर किया, और जिसके तहत आप देखिए ईरान की पुरानी सीमाओं को बहाल कर दिया गया और ओटोमन सेना पीछे हट गई। इस युद्ध में रूस ने ओटोमन के खिलाफ नादिर का साथ दिया। वह खुद भी कैस्पियन सागर की ईरानी क्षेत्रों से पीछे हट गया और जिन पर आप देखिए उसने सफविद साम्राज्य पर अफगान आक्रमण का फायदा उठाते हुए कब्जा कर लिया था। साल 1735 तक कंधार के अलावा नादिर शाह ने सफविद साम्राज्य का नियंत्रण करके उसके सभी दुश्मनों पुराने क्षेत्रों पर बहाल कर दिया और फिर सभी दरबारियों, कबायली सरदारों, ईरान के उच्चाधिकारियों की सहमति से मोगन में एक सभा में खुद को नया बादशाह स्वीकार करा लिया और उनका कोई विरोध नहीं हुआ।
था निजी सभा में सफविद राजशाही को बनाए रखने के पक्ष में बोलने के जुर्म में एक मुल्ला की हत्या भी करा दी गई थी। गौरतलब है कि आखिरी समय में अत्याचारी शासक के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद उस पर एक मुल्ला के उदाहरण के अलावा उन्होंने अपने बाद और अपने पहले आने वालों के विपरीत राजनीतिक आधार पर लगभग अहिंसक रूप से सत्ता हासिल की। वह हत्या के जरिए नहीं बल्कि रणनीति, प्रोपेगेंडा, होशियारी, मजबूत सैन्य समर्थन और सबसे बढ़कर जंगी सफलताओं के आधार पर तहमास्प को सत्ता से हटाकर खुद बादशाह बने। नादिर शाह ने दिल्ली की ओर रुख किया। नादिर शाह के सिंहासन पर बैठने से साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सुरक्षित थी, ईरान पर उसका पूरा नियंत्रण था। इस स्थिति में उन्होंने पूर्व की ओर कंधार का रुख किया। इस अभियान के खर्च की साम्राज्य के भीतर लोगों ने भारी कीमत अदा की और देश के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया। कंधार में सफलता के बाद उन्होंने इस बहाने दिल्ली की ओर रुख किया। मुगल साम्राज्य ने उन अफगानों को पनाह दी थी जो उनके यहाँ वांटेड थे। उन्होंने ईरानी और मुगल साम्राज्य के बीच पुरानी सीमा को पार किया, काबुल पर विजय प्राप्त की और उसकी अगली मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली के उत्तर में करनाल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की सेना को हराकर मार्च 1739 में दिल्ली पहुंच गए और इस दौरान कुछ दंगे हुए जिनमें कुछ ईरानी सैनिक मारे गए। एक्सॉडी लिखते हैं कि अपने घर से दूर मुगल साम्राज्य की संपत्ति के इतने करीब वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं खोज सकते थे। नादिर शाह ने नरसंहार का आदेश दिया और जिसमें एक अंदाजे के अनुसार 30,000 लोग मारे गए और जिनमें से अधिकांश निर्दोष नागरिक थे। इससे पहले मैदान जंग के अलावा नादिर शाह ने अपने सारे लक्ष्य गैर जरूरी खून खराबे के बगैर हासिल किए थे, लेकिन दिल्ली के बाद उन्होंने शायद यह फैसला किया कि उनके पहले वाले सिद्धांत अब गैर जरूरी हो गए थे। नादिर शाह ने दिल्ली से बड़ी मात्रा में आभूषण, सोना, चांदी के साथ सिंधु नदी के पश्चिम के सभी मुगल क्षेत्र भी तोहफे में हासिल किए और हासिल की गई पूरी संपत्ति की कुल कीमत लगभग 700 मिलियन रुपए थी। अनुमान के मुताबिक यह पैसा फ्रांस की सरकार का साल 1756 से 1763 तक चलने वाली युद्ध पर होने वाले खर्च से भी अधिक था और जिसमें ऑस्ट्रिया को दी जाने वाली सब्सिडी और समुद्री और जमीनी युद्ध शामिल थे। नादिर शाह को मिलने वाले सबसे मशहूर गहनों में कोहिनूर, दरिया ए नूर और ताज महल नामक हीरे थे और जिनका आने वाले दशकों में अपना एक खूनी इतिहास था। उनका दिल्ली पर हमला करने का उद्देश्य ईरान के पश्चिम में सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक नकदी प्राप्त करना था जो उनके सिंहासन तक ईरान के पास नहीं था। नादिर शाह ने मुगल बादशाह को सिंहासन से नहीं हटाया और वापस लौटने से पहले उन्हें कई उपहार भेंट किए गए। अपने हाथों से उनके ताज में कीमती जेवर सजाया और जिसका उद्देश्य उनकी पूर्ण संप्रभुता की पुष्टि करना था। जवाब में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें तिब्बत और कश्मीर से लेकर समुद्र तक सिंध के सभी पश्चिमी हिस्से उन्हें पेश कर दिए। यह सौदा निश्चित तौर पर पहले से तय थी। यूरोप और रूस के शाही दरबार में नादिर शाह की गूंज। मुगल साम्राज्य के खिलाफ जीत ने नादिर शाह की विश्व प्रसिद्धि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भारत में लगभग 2 महीने की कहानी व्यवसायी और कारोबारियों के जरिए दुनिया के कोने कोने में फैल गई। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधियों और पादरियों ने से नादिर शाह के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। एक्सऑडी लिखते हैं कि नादिर शाह की कार्रवाइयां लंदन के अखबारों की शोभा बन गई। ऑटोमन और रूसी शाही दरबारों में कुछ ही समय बाद हाथियों गहनों सहित नादिर शाह की तरफ से भिजवाए गए उपहार प्राप्त हुए। एक्सऑडी लिखते हैं कि रूस को भिजवाए गए गहने आज भी सेंट पीटर्सबर्ग के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। बात यही नहीं रुकी। कुछ महीनों में आप देखते हैं कि नादिर शाह के बारे में विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित होने लगी और लगभग एक पीढ़ी के बाद तक भी हर कोई नहीं तो कम से कम शिक्षित वर्ग उसका नाम जानता था। दिल्ली नादिर शाह के जीवन की बुलंदी थी और लगभग 2 महीने रुकने के बाद वह 16 मई 1739 को दिल्ली से रवाना हो गया। लेकिन दिल्ली के बाद नादिर शाह टूट फूट कर शिकार हो गया। वह बीमार हो गया। क्रूरता, क्रोध और लालच की अब उसका व्यक्तित्व था। अंत में उनके ही अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह उदय के बाद पतन। भारत से वापस लौटने पर नादिर शाह को पता चला कि उनके बेटे रजा कली ने, जिन्हें वह अपनी अनुपस्थिति में अपना उत्तराधिकारी बना कर गए थे, ने पूर्व सफविद बादशाहों तहमास्प और अब्बास को मरवा दिया। इसके अलावा नादिर शाह अपने बेटे के विशाल दरबार से भी नाखुश थे। नादिर शाह ने रजा कली से डिप्टी का पद छीन लिया। इसके बाद पिता पुत्र की स्थिति में दरार पड़नी शुरू हो गई और नादिर शाह के दिमाग में यह बात बैठ गई कि उनका बेटा उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत के बाद नादिर शाह ने तुर्कमेनिस्तान के लिए एक सफल अभियान किया। दागिस्तान की ओर कूच किया, लेकिन वहां उन्हें असफलता मिली और उनकी सेना में भोजन की कमी हो गई। तब तक नादिर शाह का स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। उन्हें शायद जिगर की बीमारी हो चुकी थी जो मलेरिया से शुरू हुई और ज्यादा शराब पीने से और ज्यादा बिगड़ गई। एक्सऑडी लिखते हैं कि इसके साथ
साथ उनके अंदर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, मानसिक समस्या भी शुरू हो गई थी। इसी बीच साल 1742 में उन्हें बताया गया कि उनके बेटे रजा कली ने उनकी हत्या करने की योजना बनाई। रजा कली ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन नादिर शाह को विश्वास नहीं हुआ। नादिर शाह ने उनकी आंखें निकलवा दी और जिसके बाद उनके सिंहासन पर बैठने का सवाल हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दागिस्तान में असफलता और उनकी बीमारी और सबसे बढ़कर अपने बेटी की आंखें निकलवाने के पछतावे ने उनके जीवन में ऐसा संकट पैदा कर दिया कि उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया। वह फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल सके। तो गद्दी की चाहत ऐसी ही होती है भैया। एक्सऑर्डी लिखते हैं कि शायद बचपन में उन्होंने जो गरीबी और हीनता महसूस की थी और उसके कारण नादिर शाह का परिवार हमेशा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका कहना था कि तब तक नादिर शाह के लिए उनके परिवार की आपसी वफादारी एक अटल पहलू थी और इसी विश्वास से वह आधार प्रदान किया जिसकी मदद से उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना की। अब यह नींव हिल गई थी और उनमें से पहले जैसी मजबूती खत्म हो गई थी। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। दागिस्तान से असफल होने के बाद कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक तयशुदा योजना के तहत ओटोमन इराक में कार्रवाई के लिए नई सेना तैयार की गई, जो अपने समय में किसी भी देश की सबसे शक्तिशाली सेना थी। काबुल से अचानक लड़काना जाना पड़ा और दिल्ली से खराब मौसम में कई नदियों को पार कर नादिर शाह 2 दिसंबर 1739 को काबुल पहुंचा और मंजिल तो पश्चिम में उनका साम्राज्य था, लेकिन उन्हें एक बार फिर भारत का रुख करना पड़ा। सिंध के गवर्नर खुदा यार खान ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शायद खुदा यार खान ने सोचा था कि अफगानिस्तान के बर्फीले पहाड़ों से सिंध के गर्म रेगिस्तान और मैदानी इलाकों का सफर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नादिर शाह उन लोगों में से नहीं थे जो इस तरह की बात को नजरअंदाज करते थे। नादिर शाह ने 2 महीने में 1000 मील की यात्रा करके सिंध पहुंचे और अंत में खुदा यार खान उमरकोट में गिरफ्तार हो गए और उन्हें अपने खजाने से भी हाथ धोना पड़ा, और जिनमें आप देखिए ईरान के सफेद साम्राज्य के अंतिम बादशाह शाह सुल्तान हुसैन का कुछ कीमती सामान भी शामिल था, जो गलजई अफगानों के माध्यम से उन तक पहुंचा था। दुनिया की सबसे बड़ी सेना। नादिर शाह ने सैकड़ों नई तोपों के साथ अपने तोपखानों को सबसे आगे भेजा। उनकी सेना के वेतन का रिकॉर्ड रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार साल 1743 के इस अभियान की शुरुआत में उनकी सेना में 3,75,000 सैनिक थे और जिनमें शिया ईरानियों की एक बहुत छोटी संख्या थी। सेना में 60,000 तुर्कमान और उज्बेक थे, 70,000 अफगान और भारतीय, 65,000 खुरासानी और पश्चिमी ईरान से 1,20,000 और अजरबैजान और काब पर्वत से 60,000 सैनिक शामिल थे। यह सेना यूरोप की 2 बड़ी शक्तियों ऑस्ट्रिया और प्रसिया दोनों को मिलाकर भी उससे बड़ी थी, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही अधिक थी। और दिल्ली के अभियान के बाद ईरान में 3 साल तक टैक्स की छूट और इससे पैदा होने वाली आर्थिक समृद्धि अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। और एक्सओडी लिखते हैं कि नादिर शाह जानते थे कि इतने बड़े नए अभियान के प्रभाव क्या होंगे, लेकिन अब उन्हें शायद इसकी परवाह नहीं थी। साल 1740 के दशक में बगदाद के अभियान से पैदा हुई मुश्किलें और बढ़ती गईं, अर्थव्यवस्था रुक गई और टैक्स लेने वालों से बचने के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर भागने और जंगलों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। लोग बड़ी संख्या में बगदाद, बसरा और पूर्व में भारत की तरफ प्रवास करने के लिए मजबूर हो गए। विभिन्न अनुमानों के अनुसार साल 1722 से पहले की तुलना में व्यापार 5 गुना कम हो गया। साल 1736 में नादिर शाह के कंधार कूच करने के बाद से साम्राज्य में अपेक्षाकृत शांति थी, लेकिन टैक्सों, निराशा और समस्याओं ने नए विद्रोह को जन्म देना शुरू कर दिया। नादिर शाह की कहानी में सेना और उसके लिए टैक्स लागू करना एक स्थायी पहलू है। ऑटोमन साम्राज्य निशाने पर था, लेकिन नादिर शाह ने सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। नादिर शाह ने ऑटोमन साम्राज्य में बगदाद, बसरा, सुमारा, नजफ, करबला और सद अल अरब के आसपास कार्रवाई का आदेश दिया। कारकुक और मोसुल की घेराबंदी का आदेश दिया। युद्ध लंबा खिंच रहा था। अचानक नादिर शाह को ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान की तरफ से एक संदेश मिला कि अगर उसकी सीमा से पीछे हट जाए तो वह शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। इतिहासकार इस संदेश से ज्यादा इस बात पर हैरानी जताते हैं कि नादिर शाह ने इस संदेश के जवाब में 20 अक्टूबर 1743 को अपनी सेना को मोसुल से पीछे हटने का आदेश दे दिया। बसरा की घेराबंदी अभी भी चल रही थी, लेकिन इस्तांबुल में खूब खुशियां मनाई गई और सभी हैरान थे कि क्या यह वही नादिर शाह है जिसने कुछ अरसे पहले एक शिकायत मिलने पर काबुल से सिंध तक सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया था। ऑटोमन इराक में उनके पास इतनी बड़ी सेना थी जिसकी उन्होंने पहले कभी कमांड नहीं की थी और इससे भारतीय अभियान के
तजुर्बेकार सिपाही भी शामिल थे। अकेले मोसुल के बाहर उनकी कमान में 2 लाख सैनिक थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने आकार और क्षमता के मामले में उस समय शायद यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। एक्सॉडी लिखते हैं कि यह तो ऑटोमन साम्राज्य के गले में फंदा डालकर घुटने टेकने पर मजबूर करने का अभियान था, जैसा कि इससे पहले बुखारा और दिल्ली में हो चुका था। लेकिन नादिर शाह तो 40 दिनों की घेराबंदी के बाद ही पीछे हट गए। इतिहासकार कठिन युद्ध परिस्थितियों और ऐसे कई स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन नादिर शाह के लिए यह सब कोई नई बात नहीं थी और उन्होंने ऐसी कठिनाइयों पर काबू पाकर ही अपनी जगह बनाई थी। और उनकी बीमारियों का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन वो भी नई बात नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि घेराबंदी वाला युद्ध शायद उनकी ताकत नहीं थी, उन्हें मैदान पर लड़ना और चाल चलना पसंद था। लेकिन एक्सऑडी का मानना है कि उनमें युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो गई थी और उनमें अब इस विशाल सेना की कमान संभालने का फोकस नहीं था। हो सकता है कि यह केवल एक सहयोग ना हो कि नादिर शाह ने मोसुल की घेराबंदी को खत्म करने का आदेश उन्हीं दिनों में दिया जब ठीक 1 साल पहले उन्होंने अपने बेटे रजा अली खान की आंखें निकलवाई थी। वे ऐसे नादिर शाह के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहते हैं जब व्यवहारिक तौर पर उनकी विजय का दौर धमाके की बजाय खामोशी से समाप्त हो गया। उनकी तलवार, उनकी सेना सब मौजूद थी, उतनी ही सतर्क और भयानक, और उनके इशारे पर कुछ भी करने और कहीं भी जाने के लिए तैयार। ज्यादातर ऑटोमन इराक उनके नियंत्रण में था। इस्तांबुल की ओर बढ़ने की संभावना बहुत वास्तविक थी। इस्लामी दुनिया का नेतृत्व उनके निशाने पर था, लेकिन वो अपने उस बेटे के तबाह कर चुके थे जिसे वह हमेशा से ये महानता विरासत में देना चाहते थे। एक दिन अचानक वह अपनी सेना और युद्ध अभियान को छोड़कर अपने हरम की कुछ महिलाओं, घुड़सवार सेना के एक छोटे से सुरक्षा दस्ते के साथ सिया मजारों की जियारत के लिए करबला और नजफ रवाना हो गए। इन जियारतों, तीर्थ यात्राओं के दौरान उनसे मिलने आए ऑटोमन साम्राज्य के एक अधिकारी ने एक रिकॉर्ड छोड़ा कि हालांकि नादिर शाह अभी भी खूबसूरत थे, लेकिन उनके चेहरे पर उम्र, मानसिक भ्रम के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें पीली थी, उनके कई दांत निकल चुके थे, वह 80 साल के लग रहे थे। एक्सोडी लिखते हैं कि उन्हीं ही दिनों एक फ्रांसीसी पादरी से भी इनका इलाज किया था और कहा था कि शायद वह पीलिया से पीड़ित थे। नादिर शाह की युद्ध अभियान यहीं समाप्त नहीं हुए, लेकिन अब उनकी कहानी में उनके नागरिकों की समस्याओं, उन पर पड़ने वाले बोझ और नादिर शाह की क्रूरता का पहलू भी भारी पड़ने लगा था। नादिर शाह की आखिरी रात। तो आदि के इतिहासकार हुमायूं कोटजियन लिखते हैं कि साल 1746 में ऑटोमन साम्राज्य के साथ समझौते के बाद दोनों साम्राज्यों ने साल 1639 की सीमाओं को स्वीकार कर लिया था। हालांकि वे लिखते हैं कि इस बीच नादिर शाह का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने लिखा कि एक विद्रोह को कुचलने के लिए सिस्तान जाते हुए उनमें मानसिक असंतुलन के लक्षण दिखाई दिए। नादिर शाह का रवैया इतना अजीब हो गया कि उनके परिवार और करीबी सहयोगियों को अपना जीवन खतरे में दिखाई देने लगा। और फिर एक दिन नादिर शाह ने अपने ईरानी कमांडरों से खतरा महसूस करते हुए अब्दाली अफगानों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। ईरानी कमांडरों को कत्ल करने का आदेश दे दिया। यह 19 जून 1747 की शाम थी। माइकल एक्सोडी लिखते हैं कि नादिर शाह ने अपनी सेना में 4000 सैनिकों के 24 वर्षीय कमांडर अहमद खान अब्दाली को बुलाया। एक्सोडी लिखते हैं कि जब नादिर शाह ने साल 1738 में कंधार पर विजय प्राप्त की तो युवा अहमद खान अब्दाली उनकी एक जेल में कैद थे। ईरानी सेना में अहमद खान अब्दाली की वर्तमान स्थिति नादिर शाह के कारण थी और नादिर शाह ने उन्हें बताया कि उन्हें संदेह है कि उसके ईरानी गार्ड उसे मारना चाहते हैं। उसने अहमद खान अब्दाली को अब अगली सुबह उन गार्ड्स को गिरफ्तार करने और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया, लेकिन ये बातचीत शायद ईरानी गार्डों ने सुन ली थी। नादिर शाह की ईरानी दस्ते ने फैसला किया कि उनके पास केवल यही रात है। ऑपरेशन के लिए 70 भरोसेमंद दरबारियों अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया गया। नादिर शाह उस रात अपने सामान्य तंबू के बजाय अपनी पत्नी चकी के तंबू में सोने गए। इतिहासकारों का मानना है कि उस रात की घटनाओं का विवरण उन तक चकी की ही वजह से पहुंचा था। नादिर शाह चकी से यह कहकर बिस्तर पर लेट गए कि अगर वह गहरी नींद सो जाए तो उसे जगा दिया जाए, और जब हमलावर हरम के दरवाजे पर गए तो उनसे ज्यादातर ने आगे आने से इनकार कर दिया। केवल कुछ ही आगे बढ़े और विरोध करने पर एक आसोए ट्रांसजेंडर को मार डाला। शोर से चकी की आंख खुली और उसने नादिर शाह को भी जगाया। नादिर शाह ने तुरंत लपककर अपनी तलवार पकड़ ली, लेकिन उनका पैर किसी चीज में उलझ गया, वह गिर पड़े और उसी स्थिति में एक हमलावर सालार खान ने उनकी गर्दन और कंधे के बीच वार किया, उनका हाथ काट दिया, लेकिन फिर वह खुद ही बदहवास हो गए।
नादिर शाह जमीन पर पड़े हुए थे और खून तेजी से बह रहा था। उन्होंने उठने का असफल प्रयास किया। उन्होंने हमलावरों से ना मारने की अपील की, लेकिन एक अन्य हमलावर मोहम्मद खान कजर ने आगे बढ़कर एक झटके में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके साथ ही नादिर शाह की कहानी गुमनामी से शुरू होकर त्रासदी की तस्वीर बनती हुई क्रूर षड्यंत्रों, सैन्य असफलताओं, शानो शौकत और दौलतमंदी, गलतियों, निराशाओं, अत्यधिक क्रूर कार्रवाइयों के बाद और मानसिक पीड़ा से गुजरकर मौत के मुंह में चली गई। नादिर शाह की मृत्यु के बाद के दशक हिंसा, अराजकता और विनाश की कहानी है। एक्सोडी लिखते हैं कि उनकी सेना, जिसमें वो विभिन्न कमांडरों जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते थे, उनके बाद एक ना रह सके। सिकंदर महान की सेना की तरह उनकी सेना भी विभिन्न जनरलों में विभाजित हो गई, और जिनमें अहमद खान अब्दाली भी शामिल था, जिन्होंने आप देखिए दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक्सोडी लिखते हैं कि नादिर शाह के शासनकाल में पहली बार उनके अधिकांश सैनिकों को बारूदी हथियार दिए गए थे और ड्रिल और ट्रेनिंग बहुत जोर दिया जाने लगा, और जिसकी शुरुआत यूरोप में एक सदी पहले हो चुकी थी। जैसे जैसे सेना का विस्तार हुआ और वैसे वैसे इसका खर्च भी बढ़ गया, और उन्होंने साम्राज्य की राज्य संरचना को भी और अधिक सक्रिय बनाने के लिए बदलाव किए। ये सब वो चीज़ें थीं जिन्हें आमतौर पर यूरोप की पहचान माना जाता था। अगर नादिर शाह कुछ समय तक सत्ता में रह जाते और समझदारी से शासन करते और उनके बाद सत्ता किसी सक्षम उत्तराधिकारी को स्थानांतरित होती, तो उनकी सफल सेना के खर्च के लिए ईरानी प्रशासन में सुधार और अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल जाती, जैसा कि यूरोप में हो चुका था। और इससे ईरान में एक ऐसा आधुनिक राज्य स्थापित हो सकता था जो अगली सदी में शुरू होने वाले साम्राज्यवादी शक्तियों के हमले का सामना करने में सक्षम होता। और इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है नादिर शाह की। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, किसी और के बारे में बात करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।